Hello everyone, welcome to All Aboard. In this video we are going to discuss about all the finance related current affairs, that too with MCQ related to March 2025 month. तो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं सारे फाइनेंस करंट अफेयर्स मार्च 2025 मंथ के। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैं आपको 150 प्लस क्लोज टू 170 MCQs यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूंगा आज के सेशन में, और बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे बीच बीच में RBI सर्कुलर्स भी आएंगे, सेबी सर्कुलर्स भी आएंगे और सारे फाइनेंस करंट अफेयर्स आएंगे, उनके ऊपर MCQs भी आएंगे जो हमने मार्च 2025 के अंदर इतने सारे वीडियोस के अंदर डिस्कस किया। तो एक पूरा फुल प्रूफ ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। वन थिंग फ्रॉम माई एंड, ये एक सब्सटीट्यूशन नहीं है उन वीडियोस का, आपको हर चीज डिटेल में देखनी चाहिए, तो वो वीडियोस तो आपको देखने ही है। वो सब देखने के बाद आप ये वाला वीडियोस डेफिनेटली यूज कर सकते हो ताकि एक क्विक रिवीजन हो पाए पूरे मंथ का। ओके, तो लेट्स गेट द डिस्कशन स्टार्टेड। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ये वाला सारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसके अंदर और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, राइट? और हम आगे आने वाले सेशंस के अंदर डेफिनेटली वो इंप्रूवमेंट्स कर देंगे। Before starting the discussion, I would like to tell you about an amazing webinar जो ये होने जा रहा है आपका 6th of April को 4 PM, 6th April 4 PM को ये वेबिनार है। यहाँ पे 2 ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट्स जो कि अभी RBI के अंदर है, ये बेसिकली आपको वन सॉलिड प्लान शेयर करने वाले हैं कि आपके अगले 4 महीने की स्ट्रैटेजी यहाँ पे कैसे रहने वाली है। जिन लोगों ने इस एग्जाम को एस किया है, AIR 1 स्कोर किया है, वो लोग आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार फॉर यू गाइस। आगे चलते हैं। यू कैन डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, और यहाँ पे ये वाला पूरा PDF आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप लेटर ऑन इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एंड यू कैन डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को। व्हाट डज SIF, विच इज द न्यू असेट क्लास विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी, स्टैंड्स फॉर। SIF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सब कुछ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन सेशन जहां पे हम क्विकली पूरे मंथ की डिटेल्स को रिवाइज करने वाले हैं। ऐसे सेशन से क्या है ना, बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है कि आप इजीली पूरे मंथ का डेटा क्रिस्प मैनर में भी कवर कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे SIF का फुल फॉर्म होता है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये सेबी ने न्यूली इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है SIF का? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ SIF? SIF सेबी ने क्यों फॉर्म किया था? तो ऑब्वियस सी बात है, देखो एक गैप था। म्यूचुअल फंड्स एक अलग कैटेगरी का इन्वेस्टर्स यूज करते थे, PMS यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का एक अलग कैटेगरी था। बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन चुका था, इसको ब्रिज करने के लिए सेबी क्या लेके आया? SIF लेके आया, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लेके आया। सो C इज द करेक्ट चॉइस हियर टू ब्रिज द गैप बिटवीन द म्यूचुअल फंड्स एंड द PMS। सही है। अंडर विच सेबी रेगुलेशन SIF फ्रेमवर्क वर इंट्रोड्यूस। तो ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था म्यूचुअल फंड्स के अंदर, सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस के अंदर। Which of the following is a key eligibility criteria for mutual fund to establish SIF under the Route 1? 2 तरीके के रूट थे SIF के अंदर। रूट 1 की क्या क्राइटेरिया था, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा आज हम फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारे पास कवर करने के लिए बहुत कुछ है, राइट? पूरे मार्च मंथ का डेटा हमको कवर करना है, तो स्पीड यहाँ पे हमको रखनी पड़ेगी अच्छी खासी। सो रूट 1 के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था? अगर किसी को SIF बनाना है, किसी म्यूचुअल फंड को SIF बनाना है, तो रूट 1 के अंदर क्या क्राइटेरिया था? रूट 1 के अंदर क्राइटेरिया ये था कि मिनिमम AUM आपका कितना होना चाहिए? 10,000 करोड़ का होना चाहिए इन द लास्ट 3 years, ये क्राइटेरिया था। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड पर इन्वेस्टर अंडर SIF? अगर आप SIF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास कितने रुपए होने चाहिए यहाँ पे? व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल जो SIF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए ही होगी? यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 लाख रुपीज। आई विल इनकरेज कि आप लोग मेरे क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, राइट? क्योंकि ये एक रिवीजन सेशन है, हम ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हैं। हाउ लॉन्ग कैन SIF यूज इट्स पेरेंट्स म्यूचुअल फंड्स नेम फॉर ब्रांडिंग पर्पस? आप सभी को पता है SIF म्यूचुअल फंड कंपनीज बना रही हैं, पर वो उनका नाम यूज नहीं कर सकता, राइट? एक लिमिट तक ही, एक कुछ सालों तक ही यूज कर सकता है। तो कितने साल तक परमिटेड है कि सेम ब्रांडिंग के अंदर चलेगा? उसके बाद उसको बिजनेस सेपरेट करना पड़ेगा ब्रांडिंग
अलग करनी पड़ेगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी 5 ईयर्स, तो 5 साल तक आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको आपकी ब्रांडिंग अलग करनी पड़ेगी। What is the maximum derivative exposure allowed for an SIF investment strategy? अच्छा, हेजिंग को हटा दो और रीबैलेंसिंग को हटा दो, तो एक SIF कितना मैक्सिमम डेरिवेटिव के अंदर एक्सपोजर ले सकता है? हेजिंग की हम बात नहीं कर रहे, हेजिंग वाला पोर्शन तो ऑब्वियसली आपका सिक्योर्ड हो गया है। तो यहाँ पे कितना एक्सपोजर एक SIF ले सकता है? What is the correct answer here? The correct answer here is option C 25% of the net asset इतना एक्सपोजर ले सकता है। Which of the following is true regarding the listing of SIF investment strategy? Only closed-ended funds must be listed on stock exchange. Interval funds must be mandatory listed. Open-ended funds must be listed, both A and B. None of these. यहाँ पे open-ended और interval-ended, sorry, closed-ended और interval-ended इन दोनों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करवाना पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हियर, राइट। अच्छा, रिस्क बैंड का क्या पर्पस था? SIF के अंदर रिस्क बैंड का एक कॉन्सेप्ट था, उसका क्या पर्पस था? उसका पर्पस बहुत ही स्ट्रेट था। रिस्क बैंड ऑब्वियसली आपका रिस्क लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर डिटरमाइन करने के लिए, असेस करने के लिए था। जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिस्कोमीटर होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो कि कितना रिस्क है, हाई है, वेरी हाई है, कितना है, वैसे SIF के अंदर भी एक रिस्क बैंड यहाँ पे होने वाला है। ये तो MCQs SIF से रिलेटेड। SIF मतलब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भले आप RBI दे रहे हो, भले आपसे भी दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं पर फ्लेक्सिबल नहीं होते। PMS जो होते हैं वो डेफिनेटली कस्टमाइजेशन उसमें अलाउड होता है, फ्लेक्सिबल तो होते हैं, पर एक मिनिमम अमाउंट ही उनका काफ़ी हाई साइड है, राइट। म्यूचुअल फंड में तो आप 500 रुपये, आजकल तो 250 रुपये की भी SIP आ गई है, उससे भी चालू कर सकते हो। जो SIF है उसके अंदर आप 10 लाख से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 50 लाख रुपए और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड 1 करोड़ से, तो यहाँ पे एक 10 लाख रुपये वाली लिमिट का इंस्ट्रूमेंट भी डाला गया है, राइट। इसकी लॉन्च डेट क्या है? इफेक्टिवली 1 अप्रैल 2025, तो ये कल से लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, राइट। कौन इंस्टेब्लिश कर सकता है? तो 2 रूट है यहाँ पे। रूट नंबर 1, AMC को कम से कम 3 साल हो गए हैं, उनका मिनिमम एवरेज AUM कितना आ रहा हो? 10,000 करोड़ का आ रहा हो इन द लास्ट 3 ईयर्स, और कोई भी रेगुलेटरी एक्शन उनके लिए लास्ट 3 साल के अंदर नहीं हुआ हो, ठीक है, नहीं हुआ हो। ये आपके सर्कुलर के अंदर भी इस तरह से मेंशन्ड है। एक और रास्ता है, अगर आप रूट 1 फॉलो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपका जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है उसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस ऐसे कोई छोटे मोटे फंड का नहीं, AUM कम से कम 5,000 करोड़ या उससे ज़्यादा का उन्होंने मैनेज किया हो, और आपके जो फंड मैनेजर है उनका 3 साल का एक्सपीरियंस हो, उनने कम से कम 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का फंड मैनेज किया हो, तो आप रूट 2 के अंदर भी एंट्री ले सकते हो। दिस इज अ ऑल्टरनेटिव रूट, राइट। ये सर्कुलर के अंदर भी उसकी भी कटिंग यहाँ पे लगी हुई है, आप बाद में पढ़ सकते हो, समराइज करके भी आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है। और डिटेल में अगर SIF के बारे में जानना हो, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है तो मुझे यहाँ पे जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करना पड़ता है, हालांकि कवरेज ऑलमोस्ट फुली है, पर स्टिल अगर आपको और डिटेल में स्लो मैनर में अगर जानना है SIF के बारे में, तो ऑलिव बोर्ड के चैनल पे आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही डिटेल में कवर्ड है कि SIF फ्रेमवर्क क्या चीज़ है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सिडबीज कोलैबोरेशन विद टाटा कैपिटल? तो टाटा कैपिटल के साथ सिडबी का कोलैबोरेशन हुआ था, इसका मेजर पर्पस यहाँ पे क्या है? What is the major purpose here? मेजर पर्पस आप सभी लोग जानते हैं, हमने फाइनेंस करंट अफेयर सीरीज के अंदर डिस्कस किया था। मेजर पर्पस है टू एनहांस फाइनेंसिंग ऑप्शंस फॉर MSME। टाटा कैपिटल और सिडबी आप जानते हैं MSMEs के प्रमोशन के लिए सिडबी काम करता है, और टाटा कैपिटल फाइनेंसिंग ऑप्शंस काफ़ी सारे लेके आ जाएगा MSMEs के लिए, इसीलिए कोलैबोरेशन हुआ था। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल। ये कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था। वर्किंग कैपिटल भी 2 तरीके की होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब टोटल ऑफ करंट असेट्स। वर्किंग कैपिटल सर सिर्फ कोई वर्किंग कैपिटल पूछ ले रहे तो मान लेना कि नेट वर्किंग कैपिटल ही पूछ रहा है। जब तक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सप्लिसिटली क्लियरली नहीं पूछ ले तब तक आप करंट असेट्स का टोटल नहीं लिखने वाले हो। वर्किंग कैपिटल पूछा या नेटवर्किंग कैपिटल पूछा तो आप क्या लिखोगे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियरली ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछ लिया तो क्या लिखोगे? करंट असेट्स लिखने वाले हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वर्किंग कैपिटल बेसिकली होता क्या है? तो डे टू डे ऑपरेशंस
ऐसे ही नहीं चल जाते बिजनेस के, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है जो ब्लॉक्ड रहता है बिजनेस में. सो इट इज़ फॉर फंड्स यूज फॉर डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, डेली डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस. सिडबी और टाटा कैपिटल का कोलैबोरेशन हुआ था टू बूस्ट एमएसएमई फाइनेंसिंग, राइट. ये हमने डिस्कस भी किया था. यहाँ पे फाइनेंस के ऑप्शंस काफ़ी सारे एमएसएमई को दिए जाएंगे और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लाए जाएंगे, राइट. नेक्स्ट, by how much did the microcredit disbursement decline in Q3 financial year 2025? तो माइक्रो क्रेडिट डिसबर्समेंट के अंदर एक डिक्लाइन आया था Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में. कितना डिक्लाइन आया था? 35.8% का एक मेजर डिक्लाइन यहाँ पे आया था, राइट. 90,000 करोड़ से गिर के 57,000 करोड़ अप्रोक्स पे आ गए थे, जो कि 35+% का डिक्लाइन है. Which statement is true about NBFC MFIs? NBFC MFI के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है देख के ही समझ में आ रहा है. देखो यहाँ पे दे प्रोवाइड माइक्रो लोन्स टू लो इनकम सेगमेंट विदाउट एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स. ठीक है, तो माइक्रो क्रेडिट डिसबर्समेंट की बात हुई थी, ये डिक्लाइन हुआ था 35.8% से इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025. हमने रेगुलर वीडियो में समझा था MFIs होते क्या हैं डिटेल में, राइट. नेक्स्ट इज विच बैंक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ CBDC बेस्ड लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम. एक बैंक ने CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम निकाला था फॉर मर्चेंट. कौन सा बैंक था? आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन. CBDC के यहाँ पे लॉयल्टी बेस्ड कैशबैक प्रोग्राम कौन से बैंक ने यहां पे निकाला था? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा. तो आप जानते हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने, BOB ने निकाला था. इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है इसका? तो ऑब्वियसली इट विल स्ट्रांगली प्रमोट द वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजिटल रूपी विच इज अवर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ये न्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट. CBDC क्या होता था ये भी हमने समझा था. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? क्या ये डिसेंट्रलाइज्ड है, regulated or issued by central bank and not backed by government, exclusively P2P with limited oversights? आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज P2P होती हैं, लिमिटेड ओवरसाइट होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है. CBDC इनमें से कुछ भी नहीं है. वो एक रेगुलेटेड डिजिटल रूपी है जो सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर रहा है और इशू भी कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक कर रहा है. इसमें भी दो होती है, रिटेल और होलसेल CBDC. तो होलसेल CBDC का यहाँ पे क्या पर्पस है? होलसेल CBDC का यहाँ पे प्राइमरी क्या यूज है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो. यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो लार्ज स्केल इंटर बैंक पेमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में होते हैं, उनको फैसिलिटेट करवाने के लिए होलसेल CBDC. बाकी आप और हमारे लिए रिटेल है, ठीक है. $75 बिलियन बायलैटरल करेंसी स्वैप हुआ था इंटर इंडिया और जापान के बीच. इसका प्राइमरी एम क्या था? इसका प्राइमरी एम क्या था? $75 बिलियन का ये बायलैटरल करेंसी स्वैप था, एक दूसरे की करेंसी यहाँ पे स्वैप की गई थी, राइट. इसका प्राइमरी पर्पस क्या था? तो प्राइमरी पर्पस था कि एक दूसरे की कंट्री को करेंसी प्रोवाइड की जाए ड्यूरिंग द लिक्विडिटी नीड्स, राइट. तो हमने देखा था इंडिया और जापान के बीच में एक $75 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट रिन्यू हुआ था. अच्छा, सेबी ने एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था ताकि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाए, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए. इसका एक वीडियो भी बनाया था, राइट. इसका एक डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है. ये कौन सा प्लेटफॉर्म था? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म?
What is the name of this platform which is launched by SEBI? एक centralized database platform that too for bonds के लिए. जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में. यहां पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बॉन्ड सेंट्रल. ठीक है, बॉन्ड सेंट्रल इसका करेक्ट आंसर है. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बॉन्ड सेंट्रल प्लेटफॉर्म का? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से हमको पढ़ना है और फटाफट से हमको क्विकली आंसर करना है. यहाँ पे हमारे पास आज डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, राइट. यहां पे करेक्ट आंसर है टू क्रिएट अ सिंगल ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. Which of the following entities developed the Bond Central platform in collaboration with MII? MII क्या होते हैं? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन होते हैं. कौन सी एंटिटी ने बॉन्ड सेंट्रल प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद MII? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, भले ही सेबी हो भले ही RBI हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. कौन सा प्लेटफॉर्म है? जल्दी से बता दो मेरे को कमेंट सेक्शन में. यहां पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन, OBPP एसोसिएशन. इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद MIIs ये प्लेटफॉर्म निकाला है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बॉन्ड सेंट्रल प्लेटफॉर्म? कौन सा उनका फीचर नहीं है? कॉम्प्रिहेंसिव बॉन्ड लिस्टिंग, ये तो फीचर है. प्राइस कंपैरिजन विद G-Secs गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फीचर है. फ्री क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज, ये कोई भी फीचर नहीं है. फ्री में कोई क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज यहाँ पे नहीं मिलने वाली है. इन्वेस्टर सेंटरिंग रिस्क असेसमेंट, ये भी है. एनहांस ट्रांसपेरेंसी थ्रू स्टैंडर्डाइज बॉन्ड डेटा, ये भी एक फीचर है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये एक फीचर नहीं है. हाउ डज बॉन्ड सेंट्रल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन असिमेट्री इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट? कैसे इंफॉर्मेशन असिमेट्री को रिड्यूस किया जाता है यूजिंग बॉन्ड सेंट्रल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय ऑफरिंग स्टैंडर्डाइज्ड, एक्सेसिबल एंड फ्री बॉन्ड रिलेटेड डेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन इज फैसिलिटेटेड बाय द बॉन्ड सेंट्रल? कौन सा यहाँ पे कंपैरिजन कराया जाता है? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ कराया जाता है. हमने देखा था अदर फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस भी यहाँ कवर्ड है. FD के साथ नहीं कराया जाता, म्यूचुअल फंड्स के साथ नहीं कराया जाता, ये एसेट क्लास ही अलग है, राइट. व्हाट मेजर प्रॉब्लम इन द इंडियन बॉन्ड मार्केट डज बॉन्ड सेंट्रल एड्रेस? इंडियन बॉन्ड मार्केट में कौन सी प्रॉब्लम है जो बॉन्ड सेंट्रल प्लेटफॉर्म एड्रेस कर रहा है? ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, सब इसीलिए आते हैं ताकि कोई ना कोई प्रॉब्लम को एड्रेस कर पा रहे हो. तो यहाँ कौन सी प्रॉब्लम थी? तो ऑब्वियसली इट वाज लो रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन ड्यू टू फ्रैगमेंटेड बॉन्ड इंफॉर्मेशन. बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट में बहुत फर्क होता है. आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हो मे बी, पर बॉन्ड मार्केट में डेफिनेटली नहीं किया होगा. और ऑब्वियसली आप और मेरे जैसे काफ़ी सारे रिटेलर्स इसमें नहीं एंटर करते, इसीलिए सेबी ने ये इसको लेके आया था ताकि बॉन्ड मार्केट के अंदर रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके. Which of the following statement correctly describes the role of MII market infrastructure institutions in the bond central? तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है MII के लिए, जो MII का रोल बता देता है बॉन्ड सेंट्रल के अंदर? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? करेक्ट आंसर here is
ऑप्शन सी MII प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट फॉर बॉन्ड सेंट्रल। OBPP एसोसिएशन जिसने बॉन्ड सेंट्रल प्लेटफॉर्म को बनाया है प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द सेबीज बॉन्ड सेंट्रल प्लेटफॉर्म। ऑब्वियसली बनाया उसने तो क्रूशियल रोल तो प्ले करेगा ही। इसका रोल आप क्या बता सकते हो कि OBPP एसोसिएशन को कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो आपको बता दूं OBPP एसोसिएशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को कहाँ रजिस्टर करते हैं? सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर रजिस्टर करते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर। परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जिसकी कोई भी मेच्योरिटी डेट नहीं है, राइट? वो आपको पीरियोडिक इंटरेस्ट तो देगा पर उसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं है, उसी को हम बोलते हैं परपेचुअल बॉन्ड। ए इज द करेक्ट चॉइस हियर। बॉन्ड जो कि डिस्काउंट पे इशू किया जाए, पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं पे करता है पर फुल वैल्यू पे रिडीम हो जाता है, फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाता है। मान लो एक फेस वैल्यू 100 रुपये का बॉन्ड है, वो आपको इशू किया गया 80 रुपये पे। अभी आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा पर ये आपको फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर में 2 साल 3 साल बाद 100 रुपये दे देगा। तो क्या आपने 20 रुपये नहीं कमा लिए? 80 रुपये आपकी इशू प्राइस थी, 100 रुपये आपकी रिडेम्पशन वैल्यू है क्योंकि फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहा है, तो 20 रुपये आपके लिए और कुछ नहीं, इंटरेस्ट ही है। ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है जीरो कूपन, कोई भी कूपन नहीं है। हाउ डज द सेबी सेंट्रलाइज पोर्टल बेनिफिट्स द इन्वेस्टर? इन्वेस्टर को कैसे बेनिफिट करता है? तो यहाँ पे हिस्टोरिकल और रियल टाइम डेटा दे देता है बॉन्ड से रिलेटेड। बॉन्ड सेंट्रल के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, किसने बनाया, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे एंड ऑल। फिर भी अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो कि बॉन्ड सेंट्रल क्या है और डिटेल में समझना हो, राइट, थोड़ा स्लो पेस में समझना हो, तो ये उसका वीडियो है, ऑलिव बोर्ड के चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। ऑलमोस्ट क्लोज टू 50 मिनट का ये वीडियो है जहां पे डिटेल में हर चीज कवर्ड है। ओके, विच सेक्टर शोड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025? फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q3 के अंदर कौन सा सेक्टर था जिसकी सबसे जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है? सो सेक्टर क्या था वहां पे? सर्विस सेक्टर था जिसकी 7.4% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पे हुई थी। Why was Yes Bank recognized by S&P Global Sustainability Yearbook? तो जो S&P Global एक सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक निकालता है उसके अंदर येस बैंक को क्यों रिकॉग्नाइज किया गया? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन, येस बैंक ने ऐसा क्या किया यहाँ पे कि उसको रिकॉग्नाइज किया गया? क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, फॉर स्ट्रॉन्ग ESG इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द क्लाइमेट एक्शन एंड सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ पे येस बैंक टॉप्स द S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रेटिंग, किस वजह से? ESG इनिशिएटिव और इन्वायरमेंटल रेटिंग बढ़िया होने की वजह से। अच्छा, जो ESG होता है इसके अंदर S क्या होता है? सभी बता दो, E क्या होता है, S क्या होता है, G क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब कुछ कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दो। E का क्या मतलब होता है यहाँ पे, S का क्या फुल फॉर्म होता है, G का क्या फुल फॉर्म होता है? जल्दी से एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ESG मतलब एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस। तो S का मतलब तो यहाँ सोशल हो गया, E का मतलब एनवायरमेंट हो गया, G का मतलब गवर्नेंस हो गया। HDFC बैंक एग्जीक्यूटेड इट्स फर्स्ट गोल्ड ट्रेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म? तो HDFC बैंक ने यहाँ पे पहला गोल्ड ट्रेड ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, किस पे किया है?
इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पे किया है, IIBX पे किया है। इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। IIBX मतलब इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी के अंदर है। इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। What is the year on year rise in the India's house price index? HPI की क्या year on year rise चल रही है फॉर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 2025? तो 3.1 का चल रहा है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। RBI के डेटा में आया था कि 3.1 का HPI इंडेक्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। What is the main objective of Paytm's partnership with RBL बैंक? पेटीएम ने रिसेंटली RBL बैंक के साथ पार्टनरशिप करी थी। क्या उसका मोटिव था? मोटिव ये था कि कार्ड मशीन्स दी जाएं और सैंडबॉक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए MSME को। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट चॉइस है, राइट? ये हमने डिस्कस किया था। ऑन विच प्लेटफॉर्म डज रूपी 112 ऑटोमेट इट्स लोन डिसबर्सल सर्विस? आप सभी लोग जानते हैं रूपी 112 ने, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, उसने अपना लोन डिसबर्सल सर्विस क्या किया था? ऑटोमेट कर दिया था। कौन से प्लेटफॉर्म पे किया था? सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट्सएप पे किया था, ऑप्शन सी व्हाट्सएप। Who is the primary target audience for Rupee 112 WhatsApp based lending? इनका प्राइमरी टारगेट क्या था? तो इनका प्राइमरी टारगेट था अंडर बैंक्ड इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, जिनके पास अभी तक ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं पहुंची है, तो उसका लोन लेंडिंग सिस्टम जो इनने है वो ऑटोमेट किया था। विच फैक्टर डज SBI रिपोर्ट सीज एज अ क्रूशल फॉर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ? तो SBI ने एक रिपोर्ट निकाली थी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया पे। उसके अंदर सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर क्या डिस्कस किया गया था? तो राइवल इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करी गई थी। विच इंस्टीट्यूशंस आर नाउ अलाउड बाय सेबी टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी रिसीट्स ऑफ ARC? अब ARC की सिक्योरिटी रिसीट्स में ये इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। कौन से वो इंस्टीट्यूशंस है? ये वाला आंसर आप लोग फटाफट से बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? Everyone quickly in the comment section. इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑल दी NBFCs एंड HFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या कर सकती है? इन्वेस्ट कर सकती है सिक्योरिटी रिसीट्स में ARC की। हमने बहुत डिटेल में समझा था ARC क्या होती है, NBFC HFCs क्या होते हैं और सिक्योरिटी रिसीट्स क्या होते हैं। तो अब सेबी ने परमिट कर दिया है NBFC को और HFC को, ताकि वो भी इन्वेस्ट कर पाए इन सिक्योरिटी रिसीट्स ऑफ ARC। What do security receipts represent for the investor? सिक्योरिटी रिसीट्स क्या रिप्रेजेंट करती है? तो देखो समझना, एक होता है बैंक, इसके पास होते हैं लोन्स। मान लो बैड लोन्स है, तो एक ARC कंपनी आई, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आई, उसने इन लोन्स को क्या कर लिया? बाय कर लिया। लेट सपोज 100 CR के लोन थे, 60 CR के अंदर इनको बाय कर लिया। अब ARC के पास कैसे पैसा आएगा? तो इन्वेस्टर से आएगा। इन्वेस्टर ने मनी दिया, ARC को भी तो कुछ देना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी रिसीट्स दे दी। इन सिक्योरिटी रिसीट्स का क्या मतलब होता है? अ क्लेम ऑन रिकवरी प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्ट्रेस्ड असेट। तो इन्वेस्टर का ऑब्वियसली इस पे क्लेम हो गया, इस लोन पे, राइट? तो उसके बदले में यहाँ पे सिक्योरिटी रिसीट्स दी जा रही हैं, यही सिक्योरिटी रिसीट्स डिपिक्ट करती हैं। विच प्रोजेक्ट क्वालिफाई फॉर IOB's न्यू ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव? ग्रीन फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। कौन सा प्रोजेक्ट क्वालिफाई करता है IOB के लिए, ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव के लिए? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन क्विकली, इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है,
तो इंडियन ओवरसीज बैंक टू ऑफर ग्रीन फाइनेंस फॉर आईजीबीसी सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स। आईजीबीसी क्या है यहाँ पे? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है। तो आईजीबीसी ने अगर सर्टिफाई कर दिया तो आईओबी क्या करेगा? उसको ग्रीन फाइनेंस के लिए ऑफर कर देगा बेसिकली, राइट। हु पब्लिश द रेगुलेशंस एट अ ग्लांस हैंडबुक फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स? ये कौन पब्लिश करता है यार? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आरबीआई पब्लिश करता है। Whose recommendation is required for licensing the state and central cooperative banks? स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की लाइसेंसिंग के लिए किसका रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नाबार्ड का रिक्वायरमेंट है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताया करो राइट आंसर। मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। विच टाइप ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक? किस तरह का सिक्योरिटाइजेशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है? सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड असेट्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। आरबीआई की रेगुलेशन एट अ ग्लांस करके हैंडबुक आई थी फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। सेबी टोटल इनकम इंक्रीज प्राइमरीली ड्यू टू, सेबी की जो टोटल इनकम थी फाइनेंशियल ईयर 2024 में किस लिए इंक्रीज हुई थी? ऑब्वियसली आपके हायर फीस और सब्सक्रिप्शन से। इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड जीएसटी कॉम्पोनेंट? इनमें से कौन सा एक जीएसटी कॉम्पोनेंट नहीं है? स्टैंडर्ड जीएसटी कॉम्पोनेंट नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, इंफ्रास्ट्रक्चर जीएसटी। ऐसा कुछ नहीं होता, आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। जीएसटी कलेक्शंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि इंक्रीज हुए हैं 9% से फरवरी 2025 के अंदर। विच टू कंपनीज वर रिसेंटली ग्रांटेड द नवरत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन सी दो कंपनीज को नवरत्न स्टेटस मिला है? कौन सी दो नई कंपनीज को यहाँ पे नवरत्न स्टेटस मिला है? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी, इन दोनों को नवरत्न स्टेटस यहाँ पे मिल चुका है। विच बैंक लॉन्च द फर्स्ट विमेन एनआरआई सेविंग अकाउंट? एनआरआई सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है विमेन के लिए, कौन सा बैंक है वो? ये पहली बार किसी बैंक ने लॉन्च किया है यहाँ पे, कौन सा बैंक था? द करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। हाउ मच कैन एन एनआरआई रिपेट्रिएट एवरी ईयर फ्रॉम अ एनआरओ अकाउंट अंडर द बैंक ऑफ बड़ौदाज न्यू सेविंग स्कीम? कितने अमाउंट तक कर सकता है? तो अप टू $1 मिलियन तक वो कर सकता है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। हमने बात करी थी कि बीओबी ने लॉन्च किया है फर्स्ट विमेन एनआरआई अकाउंट। यहाँ पे हमने एनआरई एनआरओ टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी डिस्कस किया था। Which is the minimum operating profit? What is the minimum operating profit requirement for MSME for SMEs under the SEBI's new IPO norm? तो आप जानते हैं सेबी के नए IPO नॉर्म आ गए। अगर आप एक SME है तो कितना मिनिमम आपका प्रॉफिट होना चाहिए? नहीं तो आप IPO ला ही नहीं सकते हो। पहली बात तो कितना आपका मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? Here the correct answer is ऑप्शन बी, 1 करोड़ इन एटलीस्ट 2 ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम से कम 2 सालों के अंदर 1 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए।
right? What is the maximum percentage of an SME IPO issue that can be allocated to the offer for sale component under the new SEBI regulation? आप जानते हो अगर ऑफर फॉर सेल आता है तो सारा पैसा प्रमोटर के पास जाता है OFS का, कितना वहां पे अलोकेट कर सकते हो ऑफर फॉर सेल के अंदर नई गाइडलाइंस के हिसाब से? द करेक्ट आंसर इज 20%, 20% तक कर सकते हो ऑफ द टोटल इशू। अच्छा, जो प्रॉफिट की बात हो रही थी 1 करोड़, वो EBITDA मार्जिन होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBITDA मार्जिन? EBITDA मार्जिन का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBITDA मार्जिन? EBITDA मार्जिन का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे ऑप्शन ए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मिनिमम पोस्ट इशू कैपिटल कितनी होनी चाहिए फॉर एन SME IPO? तो कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़ होनी चाहिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेटिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ SME IPO? SME IPO के केस में ऑफर डॉक्यूमेंट की वेटिंग कौन करता है? सेबी? बिल्कुल भी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज करता है। व्हाट इज द लॉक इन पीरियड फॉर प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग एक्सीडिंग द मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द SME IPO? कितना लॉक इन हो जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 50% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 50% फॉर 2 years. What is the maximum allocation allowed for general corporate purpose in an SME IPO? GCP यानी कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आप कितना अलग से उसका अलोकेट कर सकते हो IPO के अंदर? तो 15% और 10 करोड़ whichever is lower। हमने SME के रूल्स सेबी ने जो निकाले थे डिटेल में डिस्कस किए थे। EBITDA मार्जिन क्या होता है वो भी डिस्कस यहाँ पे किया था, राइट? HDFC Bank launched which project to support the IAF veterans? HDFC बैंक ने कौन सा नया इनिशिएटिव यहां पर निकाला था? उसका प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट HKHH, राइट? HAKK सॉरी, टू सपोर्ट द इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स। CSR का क्या मतलब होता है? इट स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कितना CSR स्पेंडिंग मैंडेटेड होता है यहाँ पे इंडियन कंपनीज के लिए। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो देखो, हर कंपनी को जो एलिजिबल कंपनीज के अंदर आती है उसकी भी एक लिस्ट है, उसको 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, तो ऑन एन एवरेज 2% का प्रॉफिट यहाँ पे एवरेज नेट प्रॉफिट उनको एक्सपेंस करना पड़ता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट HAKK निकाला था टू सपोर्ट IAF वेटरन्स, इसकी भी हमने डिटेल में बात करी थी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आपको मैंडेटरली हर साल एवरेज नेट प्रॉफिट्स का 2% क्या करना पड़ेगा? CSR एक्टिविटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये सारी CSR एक्टिविटीज यहाँ पे मेंशन थी जो हमने देखी थी। Which of the following is not a liquidity infusion measure by RBI? इनमें से कौन सा एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन मेजर नहीं है? कौन सा इनमें से एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन मेजर नहीं है? करेक्ट आंसर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इंक्रीज। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी, राइट? कम हो जाएगी। बाकी सारा से लिक्विडिटी मेजर मैनेज की जा सकती है। व्हाट आर द ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? बेसिकली RBI क्या करता है? ओपन मार्केट के अंदर बाय करता है, सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, उससे भी लिक्विडिटी यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। RBI ने काफी सारे मेजर्स लिए थे, यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हुआ था और $5 बिलियन एंड $10 बिलियन USD INR स्वैप भी हुआ था, राइट? Finance Minister launched a digital footprint based credit assessment model for which of the following entity?
कौन सी एंटिटी के लिए ये पर्टिकुलर डिजिटल फुटप्रिंट बेस्ड क्रेडिट असेसमेंट मॉडल लॉन्च किया था? क्या लगता है आप लोगों को? Here the correct answer is MSMEs, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया था? डिजिटल फुटप्रिंट बेस्ड क्रेडिट असेसमेंट मॉडल लॉन्च किया था, राइट। इसको हमने बहुत ही डिटेल में समझा था कि कैसे डिजिटल फुटप्रिंट्स मेजर किए जा सकते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं इस मॉडल के जो यहाँ पे गिवन है, इसको आप बाद में पढ़ सकते हो वापस। ट्रेड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? TREDS, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये एक RBI रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जो अनेबल करता है MSME को ताकि उनके पेमेंट्स जल्दी आ जाएं अगेंस्ट देयर रिसीवेबल्स। अगर उनके पास कोई रिसीवेबल्स पड़े हैं तो वो इसको डिस्काउंट करवा सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ULI का क्या मतलब होता है यहाँ पे? व्हाट इज मीन बाय ULI? तो यहाँ पे यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस इज द करेक्ट चॉइस, राइट। ये एक सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है ताकि सीमलेसली आपका लेंडिंग प्रोसेस हो पाए, एफिशिएंटली हो पाए। अच्छा, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क? अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या होता है यहाँ पे? Account aggregator framework basically is a system that allows businesses to share financial data securely with the lenders. Regulatory sandbox क्या होता है? ये तो एकदम स्पीड में आ जाना चाहिए, राइट, बुलेट की तरह आना चाहिए कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर। तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वेयर द फिनटेक कंपनी स्ट्रेस द न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस हियर। ठीक है, तो ULI ट्रेड्स इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पे तो आई थिंक एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। SBI लॉन्चेस SBI अस्मिता फॉर विच पर्पस? कोलेटरल फ्री SME लोन्स देने के लिए फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए यह लॉन्च किया गया था, ये याद रखना आप लोग, राइट। What has the RBI initiative a review of derivative exposure in bank? RBI ने क्यों एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था रिव्यू ऑफ डेरिवेटिव एक्सपोजर इन द बैंक? रिसेंटली आपने सुना होगा इंडसइंड बैंक के अंदर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में डिस्क्रिपेंसीज आई थी, उस वजह से यहाँ पे RBI ने डेरिवेटिव एक्सपोजर का एग्जामिनेशन किया था काफी सारे बैंक्स के लिए, राइट। इंडसइंड बैंक पे भी एक पूरा वीडियो बना हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब लोग वहां पे देख सकते हो जाके। Why did the HDFC बैंक repurchase 7,000 वर्थ करोड़ हाई कॉस्ट बॉन्ड्स? ये क्यों परचेस किए गए थे? ये परचेस करने का रीजन था टू रिड्यूस द बैंक CD रेशियो, जो कि पोस्ट मर्जर 1:10 पे चला गया था, राइट। तो HDFC बैंक ने रीपरचेस किए थे 7,000 करोड़ के हाई कॉस्ट बॉन्ड्स। इसका मैंने आपको पूरा लॉजिक भी समझाया था। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? ये तो यार सबको आना चाहिए, हमने इन्फ्लेशन टॉपिक ऐसे ही यूट्यूब पे पूरा का पूरा डाल रखा है एक वीडियो के साथ में, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था इन्फ्लेशन के बारे में, राइट। स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, सारी टर्मिनोलॉजीज हमने यहाँ पे सीखी हुई हैं। एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन क्विकली इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? क्विकली इन द कमेंट सेक्शन, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ
स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ विथ हाई इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होगा, इन्फ्लेशन भी हाई होगा और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ लो होगी, राइट। तो स्टैगफ्लेशन के बारे में हमने डिटेल में समझा था। विच कंपनी हैज बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू एक्ट एज अ री इंश्योरर इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। एक नई कंपनी आ गई है जिसने जीआईसी की मोनोपोली ब्रेक कर दी है, राइट। वैल्यू एटेक्स री इंश्योरेंस कंपनी, इसको मिला था, तो इसकी पेड अप कैपिटल कितनी थी, 210 करोड़ से इंस्टेब्लिश की गई थी। विच पब्लिक सेक्टर री इंश्योरर हैज अ मोनोपोली इन इंडिया बिफोर द एंट्री ऑफ वैल्यू एटेक्स लिमिटेड या री इंश्योरेंस लिमिटेड, ये आप सभी लोग जानते हो। जीआईसी जो नाम है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसकी मोनोपोली थी जिसने ब्रेक कर दी है वैल्यू एटेक्स ने अभी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। व्हाट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इन फरवरी 2025, अब तो मार्च का भी डेटा आ जाएगा कुछ टाइम में। पहले बताओ फरवरी का सीपीआई डेटा कितना चल रहा था, इंडिया का सीपीआई डेटा कितना चल रहा था फरवरी का? Here the correct answer is option B, 3.6%. What factors contributed significantly to the decline in the inflation? आप सभी लोग जानते हैं इन्फ्लेशन गिर रहा है, राइट। शायद 7 मंथ लो पे आ चुका था, तो उसका ड्राइविंग रीजन क्या था, तो डिक्रीज इन द वेजिटेबल प्राइसेस। हाउ मच डिड इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ, एक्सपैंडेड इन जनवरी 2025, तो 5% से ये एक्सपैंड हुआ था, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। कोर इन्फ्लेशन क्या चल रहा था फरवरी 2025 के अंदर, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ कोर इन्फ्लेशन? कोर इन्फ्लेशन चल रहा था 4.08। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग द फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, जिसके अंदर ये दोनों इंक्लूड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट। ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली किसके साथ एमओयू साइन किया है फॉर बायोलेटरल ट्रेड, तो बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ किया है, इसको भी हमने बहुत डिटेल में समझा था। इससे प्रमोट किया जाएगा आईएनआर और एमयूआर के अंदर बायोलेटरल ट्रेड्स, राइट। In which country did India's FDI surge in 2024 as per the recent published data? The correct answer here is Dubai. Which regulatory body collaborated with the RBI to launch financial education program? So recently यहाँ पे कौन सी regulatory body ने collaborate किया था RBI के साथ में launch करने के लिए financial education program? The correct answer is NCFE, National Center for Financial Education, इसने collaborate किया था। What is the name of RBI's campaign focused on the educating the public about the safe banking practices? आरबीआई का एक कैंपेन था जिसके अंदर फोकस किया गया था कि एजुकेट किया जाए पब्लिक को अबाउट द सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस। द करेक्ट आंसर इज आरबीआई कहता है कैंपेन था, राइट। तो आरबीआई और एनसीएफई ने लॉन्च किया था नेशन वाइड कैंपेन टू एनहांस द फाइनेंशियल लिटरेसी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ फ्रेमवर्क इन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम? क्या उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था? The primary objective was to facilitate secure financial data exchange. SRO eligibility criteria के अंदर what is the required net worth an entity must achieve within 1 year of recognition?
द करेक्ट आंसर हियर इज 2 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो आरबीआई ने फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, इसको भी हमने डिटेल में समझा था। यहाँ पे 2 करोड़ की कैपिटल है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है। आप जानते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती हैं। BriskPay has received RBI's in principle approval to operate as what entity? To act as a cross border payment aggregator, राइट? इससे पहले भी एक कंपनी को अप्रूवल मिला था, अगर आपको ये चीज याद है तो डेफिनेटली ड्रॉप कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। As of March 2024, the gross NPA ratio for the MSME sector has decreased to what %? ये भी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर डिस्कस हुआ था कि ये 4% तक गिर गया था, राइट? सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज। MSME सेक्टर शोज रोबस्ट ग्रोथ amid declining NPA. RBI was recently awarded which of the following initiative for which of the following initiative? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको पता होनी चाहिए। RBI को रिसेंटली किस चीज की वजह से अवार्ड मिला था? फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अवार्ड मिला था। तो यूके का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला था आरबीआई को 2025 के अंदर। किस इनिशिएटिव के मिला था? कौन से इनिशिएटिव के लिए यहां पे मिला था? ये मिला था सारथी और प्रवाह इनिशिएटिव के लिए आरबीआई के। की फंक्शन क्या है प्रवाह इनिशिएटिव का? प्रवाह इनिशिएटिव बेसिकली क्या काम करता है? स्ट्रीमलाइनिंग द रेगुलेटरी एप्लीकेशन सबमिशन, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था। और सारथी क्या काम करता है? बेसिकली ये अनेबल करता है डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड वर्कफ्लो मैनेजमेंट को। अच्छा, वेबसाइट वाला वीडियो जो बनाया था आरबीआई का वेबसाइट, उसके अंदर भी मैंने इन दोनों चीजों को कवर किया था, आपको समझाया था कि क्या होता है, राइट? सो आरबीआई वाज ऑनर्ड विद यूके's डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 फॉर सारथी एंड प्रवाह इनोवेशन। SEBI has reduced the timeline for completing the right issue to how many days? So on an average 23 days पे यहाँ पे SEBI reduce कर चुका है right issue के process को। Which type of the bond is issued at a discount and redeemed at par? बहुत ही simple है, zero coupon bond। The Ministry of Finance has approved the issuance of 10-year zero coupon bond for which of the organization? By which of the organization here? The correct answer here is पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे 10 ईयर बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड निकालने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली नोटिफाई किया था। Which organization recently received the SEBI's approval to act as a research analyst? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली परमिशन मिली है रिसर्च एनालिस्ट के लिए? तो पेटीएम मनी को मिली है, राइट? इन which event RBI is planning to organize to encourage innovative financial solution for the climate change? कौन से इवेंट के अंदर आरबीआई प्लान कर रहे हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए to encourage innovative financial solution to climate change? The correct answer here is Greenathon. What was India's merchandise trade deficit in February 2025? The lowest over the 3 year. तो इंडिया का मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट कितने पे था? 14.05 बिलियन पे था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन डिक्लाइन ऑफ सच अ डेफिसिट? किस वजह से हो गया था? फॉल इन द गोल्ड इंपोर्ट की वजह से। हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नैरोज टू 42 मंथ लो इन February 2025 बिकॉज ऑफ द मेजरली ड्रिवन ड्यू टू द गोल्ड इंपोर्ट्स का फॉल। What is the primary objective of SEBI's collaboration with DigiLocker? आप सभी जानते होंगे SEBI ने रिसेंटली DigiLocker के ऊपर यहाँ पे DigiLocker के साथ कोलैबोरेशन किया है। उसका प्राइमरी पर्पस क्या था? What was the primary purpose here?
उसका प्राइमरी पर्पस था यहाँ पे टू रिड्यूस द अनक्लेम्ड असेट्स एंड एनहांस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। व्हाट डज सीएएस स्टैंड फॉर इन द फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, तो हमने इसको बहुत बार डिटेल में डिस्कस किया है। क्या होता है सीएएस? दिस इज कंसोलिडेटेड अकाउंट्स स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस हियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेबीज डिजिटल लॉकर इनिशिएटिव, कौन सा सर्विसेज में से नहीं इंक्लूडेड है? स्टोरेज ऑफ डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड यूनिट एक्सेस, सीएएस स्टोरेज, ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेसिंग ऑफ स्टॉक। अरे ये कैसे हो जाएगा यार, ये गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इंक्लूड नहीं हुआ है। हाउ डज द नॉमिनेशन फीचर इन डिजी लॉकर असेस द इन्वेस्टर? Nominee receives automatic notification to assess the financial document upon the investor demise। यहाँ पे इन्वेस्टर गए और वहां पे नॉमिनी के पास नोटिफिकेशन आने चालू हो जाएंगे। ये सब हमने बहुत डिटेल में इसमें पढ़ा था, राइट? इससे रिलेटेड आप पूरा वीडियो भी देख सकते हो सेबी का। What is the primary focus of ADB's Frontier Seed program? So this was to enhance the private sector development and sustainable ocean projects in the Pacific। सिग्निफिकेंस ऑफ NPICI's पार्टनरशिप विथ HitPay इन सिंगापुर किस लिए की गई थी? ताकि इनेबल किए जा सकें सीमलेस UPI पेमेंट एट मर्चेंट्स इन द सिंगापुर। आप सभी जानते हो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एक इंटरनेशनल आर्म है आपकी NPCI का, राइट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेबीज सोशल स्टॉक एक्सचेंज? तो उसका पर्पस है फंड रेजिंग करवाना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंटरप्राइजेस के लिए। इसकी भी लिमिट रिवाइज हुई थी, तो एक इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट रिवाइज कर दी थी सेबी ने। कितनी कर दी थी? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। The correct choice here is option C, 1000 की लिमिट कर दी थी। Which of the following financial institutions are eligible for listing on social stock exchange? Zero coupon, zero principal bonds issued by the social enterprises. It is as good as donation। आप देख सकते हो जीरो कूपन और जीरो प्रिंसिपल, ना तो प्रिंसिपल मिलना है ना कूपन मिलना है, तो भाई फिर इन्वेस्टमेंट किस बात का हुआ है? तो डोनेशन ही हो गया। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड? शायद इसी वीडियो के अंदर 3 से 4 बार हमने समझ लिया है, सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। सेबी ने लोअर कर दिया था इन्वेस्टमेंट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट टू 1000 रुपीज, ये भी हमने डिस्कस किया था। व्हाट आर दी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती है? व्हाट आर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स की क्या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है? तो ऐसी बोरोइंग होती है जो इंडियन एंटिटी करता है फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज हियर। Which of the following financial instrument is commonly used in the ECBs? तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पे यूज किए जाते हैं। What is the key reason behind the doubling of India's external commercial borrowing? हमने देखा था इंडिया का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग डबल क्यों हो गया है? क्या रीजन था? क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट में डिक्लाइन आया है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के गिरने की वजह से बोरोइंग कॉस्ट में डिक्लाइन आ गया, तो इंडियन एंटिटीज क्या कर रही हैं? फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स कर रही हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कर रही है बेसिकली। सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट क्या होती है? SOFR क्या होती है? व्हाट इज SOFR? बेसिकली इट्स अ रिस्क फ्री रेफरेंस रेट फॉर USD डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव्स एंड लोन। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होता है? इनफ्लो डबल हो गए थे क्योंकि कॉस्ट गिरती चली जा रही है, उसके अंदर SOFR का रेफरेंस रेट आया था, इसीलिए हमने पर्टिकुलर डिस्कशन किया था। सेबी ने हाई लेवल कमेटी बनाई है ताकि गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए अमंग द बोर्ड मेंबर। आप सभी लोग जानते हैं क्यों बनाई है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ MOU साइन बिटवीन AIBI इंडिया एंड MBA नेपाल, ताकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन किया जाए। अभी कितनी बार क्या होता है, कोई न्यूज ऐसी होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो उसका MCQ से ही कवर कर लो, ताकि लगे भी नहीं कि छोड़िए और ये भी नहीं लगे कि यार पढ़ी नहीं है, राइट? कभी ये नहीं लगे कि पढ़ी नहीं है और ये भी नहीं लगे कि सर टाइम खराब हो गया है। ओके, तो कुछ न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है उनको MCQ से, जैसे ये वाली पर्टिकुलर है, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
राइट। फिर भी करंट अफेयर तो बन गया आपके लिए एक, तो इसको एमसीक्यू से कवर कर लिया हमने। व्हाट इज द की पर्पस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदाज एम डिजी नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन? तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, कैश मैनेजमेंट फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए ये बनाई थी। कौन सा पहला डीएफआई है इंडिया का? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आईएफसीआई है, राइट। मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ आईएफसीआई के इन 2025 किन को बनाया है? तो मिस्टर राहुल को बनाया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। तो गवर्नमेंट अपॉइंट्स मिस्टर राहुल भवे एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईएफसीआई। अमोर्टाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो किसी एक्सपेंस को या लोन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम राइट ऑफ करते हैं वो अमोर्टाइजेशन होता है। आरबीआई ने कितना एक्सटेंशन दिया है आरआरबीज को अमोर्टाइज करने के लिए उनकी पेंशन लायबिलिटी? तो 5 साल का दिया है। अनएमोर्टाइज पेंशन एक्सपेंडिचर को क्या किया जाएगा? उसका कुछ नहीं किया जाएगा। इट वॉन्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम टीयर 1 कैपिटल, ताकि CRAR रेशो मेंटेन रहे, राइट। ये भी हमने डिस्कस किया था। अभी क्या है ना, इस वाले पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने जो मल्टीपल चीजें अलग अलग वीडियोस के अंदर डिस्कस की थी वो मैं सारी एक जगह लेके आया हूँ। तो ऐसे शायद 8 से 10 वीडियो बने होंगे जहाँ पे मल्टीपल चीजें हमने, शायद ज्यादा भी हो सकता है 12-13 भी बने हो, उसमें इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, राइट। 4 तो आपके फाइनेंस करंट अफेयर्स के ही हो गए वीकली, 4 MCQ सेशन और 4 नॉर्मल सेशन, 8 तो वो हो गए। उसके अलावा इतनी सारी गाइडलाइंस जो आरबीआई ने निकाली, सेबी ने निकाली, उनके ऊपर तो एक कंसोलिडेटेड वीडियो हो गया जहां से आप क्विकली अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पा रहे हो। अगर याद नहीं आ रहा है तो पर्टिकुलर उस वीडियो में जाके जरूर इन कॉन्सेप्ट्स को वापस रिविजिट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के एग्जाम के लिए। इसमें से कौन सा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? ऑब्वियसली फंड फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एएस और इंड एएस का नंबर भी आपको याद होना चाहिए। भले ही आपके एएस इंड एएस कोर्स में नहीं हो, स्टिल ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एनएसडीसी एंड पेपैल्स कोलैबोरेशन? किस लिए ये कोलैबोरेशन किया था? ताकि यूथ को ट्रेनिंग दी जा सके फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। What index MOSPI planning to launch to track the online product service? आप सभी लोग जानते हैं, हमने डिस्कस किया था ई कॉमर्स प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस हियर। तो MOSPI क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है। इन्होंने नया इंडेक्स निकालने की बात करी है, ई कॉमर्स प्राइस इंडेक्स। विच म्यूचुअल फंड कंपनी रिसेंटली लॉन्च द BSE PSU बैंक इंडेक्स एंड ETF रिलेटेड टू द BSE PSU? कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने रिसेंटली ये प्रोडक्ट निकाला है? इट इज SBI म्यूचुअल फंड। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन ETF ओवर द इंडेक्स फंड? ETF में इन्वेस्टमेंट करना एक एडवांटेज इसमें से कौन सा है इस लिस्ट में से? वैसे तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, फिर भी ETF के अंदर इंट्राडे भी आपकी ट्रेडिंग फैसिलिटी हो जाती है जो कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर नहीं होती है। ट्राई पार्टी रेपो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। व्हाट इज अ ट्राई पार्टी रेपो? व्हाट इज अ ट्राई पार्टी रेपो? तो ट्राई पार्टी रेपो बेसिकली एक थर्ड पार्टी आ जाती है रेपो ट्रांजैक्शन के बीच में, जो फैसिलिटेट करवाती है कोलैटरल मैनेजमेंट। यहां 3 पार्टीज होती है, रेपो में 2 होती है, ट्राई पार्टी रेपो के अंदर 3 पार्टीज होती है। Which of the following sector has received increased PSL loan limit under the new norms of the RBI related to priority sector lending? Please let me know in the comment section. Important है। Here the correct answer will be option B, renewable energy based utility. What major changes has been introduced under the urban cooperative banks in the new PSL framework? आप जानते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एक मेजर चेंज बताया है यहाँ पे आरबीआई ने PSL नॉर्म्स के अंदर। वो क्या चेंज है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो।
द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, रिवाइज्ड पीएसएल टारगेट्स ऑफ 60% एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, तो 60% टारगेट कर दिया है। इक्वलाइजेशन लेवी कब से हट रही है आपकी? 1 अप्रैल 2025 से हट रही है। क्यों हट रही है सब लोग जानते हैं, राइट? ट्रम्प टैरिफ फियर। विच कंपनीज वर मोस्ट अफेक्टेड बाय द इक्वलाइजेशन लेवी बिफोर इट्स रिमूवल? क्यों हट रही है? अमेरिकन टेक जाइंट्स जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, जिसको आजकल मेटा बोलते हो, बेसिकली जो भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में होते हैं, उनके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट था। जो फॉरेन एंटिटीज हैं, ये टेक जाइंट्स बहुत इंपैक्ट हो रहे थे, इसलिए हटा दी गई थी। व्हाट इज द न्यू इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज अंडर द रिवाइज एमएसएमई क्लासिफिकेशन? एमएसएमई का क्लासिफिकेशन रिवाइज हो चुका है। नई लिमिट क्या है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए? What is the new limit for micro enterprises here? Correct answer here is 2.5 करोड़। अच्छा, टर्नओवर के बेसिस पे मीडियम एंटरप्राइजेस की क्या रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है टर्नओवर के बेसिस पे? टर्नओवर के बेसिस पे क्या रिवाइज्ड यहां पे क्राइटेरिया है? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए 500 करोड़। ये टेबल दे रखी है, इससे आप पढ़ सकते हो इजीली। ओल्ड लिमिट्स आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बैंक नेट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? बैंक नेट करके एक प्लेटफॉर्म लेके आए, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस फॉर दैट? इसका प्राइमरी पर्पस है स्ट्रीमलाइन करना पीएसयू बैंक के ई ऑक्शंस को फॉर NPAs, right? Which component of gold monetization scheme has been discontinued? तो आप जानते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म वाली जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब सिर्फ शॉर्ट टर्म वाली चल रही है। ये भी हमने डिस्कस किया था। फ्रॉम विच डेट डिड सेबीज रिवाइज्ड नॉमिनेशन रूल्स फॉर डीमैट अकाउंट एंड म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट्स केम इनटू पिक्चर? 1 मार्च 2025 से आ चुके हैं। इन रूल्स के हिसाब से मैक्सिमम कितने नॉमिनीज आप एक इन्वेस्टर रख सकता है अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट के अंदर? हमने देखा था 10 नॉमिनीज को रखा जा सकता है। अगर सिंगल होल्डर हो तो क्या रिवाइज्ड नॉमिनेशन रूल है भाई? या तो तुम बता दो तुम्हारा कौन नॉमिनी है, या तो नॉमिनेट कर दो या फिर ऑप्ट आउट कर लो नॉमिनेशन फैसिलिटी में से। सो सी इज द करेक्ट चॉइस हियर। What happens in a joint account if one of the account holder passes away under the SEBI new rules? जॉइंट अकाउंट के केस में क्या होता है? ऑब्वियसली जो सर्वाइविंग होल्डर है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और अगर दोनों चले गए तो फिर नॉमिनी के पास चला जाएगा। अगर नॉमिनी भी नहीं था तो लीगल एयर्स के पास चला जाएगा या एज पर देयर विल चला जाएगा। इफ द असेट वैल्यू कैन नॉट बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द नॉमिनीज, क्या नया रूल है? तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट नॉमिनेशन वाला है उसको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे। ऐसा हमने एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं नॉमिनेशन रूल तो आप इस वाले वीडियो को रेफर करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे बहुत ही डिटेल में मैंने एक एक चीज़ को समझाया है रिलेटेड टू नॉमिनेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूली लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म मित्र प्लेटफॉर्म बाय सेबी? क्या इसका फुल फॉर्म है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस न्यूली लॉन्च्ड मित्र प्लेटफॉर्म?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था मित्र प्लेटफॉर्म का? व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मित्र प्लेटफॉर्म? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस द इनएक्टिव एंड अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज वाज द प्राइमरी पर्पस अकॉर्डिंग टू सेबीज डेफिनेशन। इनएक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होता है? इज वन वेयर नो इन्वेस्टर हैज इनिशिएटेड द ट्रांजेक्शन इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने ईयर्स के अंदर, कितने साल में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनएक्टिव म्यूचुअल फंड बोलते हैं। 10 साल के अंदर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, पर यूनिट्स पड़ी है, तो वो आपका इनएक्टिव म्यूचुअल फंड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्टिंग द मित्र प्लेटफॉर्म? कौन सी एंटिटी इनमें से रिस्पॉन्सिबल है मित्र प्लेटफॉर्म को होस्ट करने के लिए? बहुत ही सिंपल, डिस्कस किया था। अगर आपने मित्र प्लेटफॉर्म से रिलेटेड वाला पूरा वीडियो देखा होगा सेबी का, तो आप डेफिनेटली इसको इजीली रिकॉल कर पा रहे होंगे, आंसर कर पा रहे होंगे। कैम्स और के फिनटेक इज द करेक्ट चॉइस हियर, ऑप्शन सी। हाउ डज द मित्र प्लेटफॉर्म हेल्प इन्वेस्टर? ताकि वो अपने जो इनएक्टिव रह गए हैं या अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स रह गए हैं उनको ट्रैक करने के लिए। Which of the following statements related to Mitra platform is not true? It helps investor trace overlooked investment. It promotes KYC compliance to reduce non-KYC compliant portfolio. It enables direct trading. यार कोई direct trading यहाँ पे नहीं होती। ऑप्शन सी करेक्ट चॉइस है, वो यहाँ पे सही नहीं है, राइट? That's not true. What is the role of unit holder protection committee concerning the inactive mutual fund folio? हमने वहाँ पे UHPC के बारे में भी पढ़ा था, तो क्या उनका रोल है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। उनका रोल है यहाँ पे टू मॉनिटर एंड टेक मेजर्स टू रिड्यूस द अनक्लेम्ड डिविडेंड रिडेम्पशन। अगर आपको मित्र ऐप के बारे में डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आप क्लोज टू हाफ एन आवर का वीडियो है वो देख सकते हो, यहाँ पे पूरा हर चीज कवर्ड है, राइट? इन नवंबर 2023 आरबीआई ने इंक्रीज किए थे रिस्क वेट, राइट, 100 से 125 पे। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इट? ताकि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स के अंदर एक्सेसिव लेंडिंग ना हो जाए। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। CRAR इज असेंशियल मेट्रिक इन बैंकिंग रेगुलेशन। वाई CRAR इज असेंशियल? ये क्या बताता है? CRAR बेसिकली क्या बताता है? CRAR रेशो बेसिकली हमको क्या बताता है? CRAR रेशो हमको बताता है कि इट इंश्योर्स दैट द बैंक मस्ट मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल टू एब्जॉर्ब दी पोटेंशियल लॉसेस, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। हाउ डिड द इंक्रीज इन द रिस्क वेट इंपैक्टेड द NBFCs? अभी क्या हुआ, इंक्रीज कर दिए तो उससे वजह से हायर बोरोइंग कॉस्ट हो गई, एज बैंक हैड टू होल्ड मोर कैपिटल फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव फंडिंग। 2025 के अंदर आरबीआई ने डिसाइड किया रिवर्स करने के लिए अपना डिसीजन, जो उसने पहले रिस्क वेट इंक्रीज किए थे वो वापस से रिवर्स किए गए। आपने रिसेंटली सर्कुलर में भी वो चीज पढ़ी होगी, क्यों किए गए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे का रीजन क्या था, क्या लगता है आप लोगों को? रीजन वॉज सॉर्टेड लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए इन द फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आपको रिस्क वेट से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल में हर चीज कवर्ड है। अच्छा, एशियन क्लियरिंग यूनियन मैकेनिज्म इंडो मालदीव ट्रेड, ये हमने आरबीआई सर्कुलर वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो MOU साइन हुआ है आरबीआई और मालदीव्स के बीच में, ताकि लोकल करेंसीज को यहाँ पे प्रमोट किया जाए। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑफ राइट टू यूज के बारे में पढ़ा था। लीज होती है, उसमें राइट टू यूज होता है, लीज लायबिलिटी होती है, राइट? उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसका रिस्क वेट कितना रहना चाहिए, इन सो मेनी थिंग्स। और प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स रिलेटेड टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, वो तो हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं, 60% का उसका नया टारगेट है। मास्टर डायरेक्शंस भी हमने उस वीडियो के अंदर पढ़े, रिसेंटली जो आरबीआई सर्कुलर्स का पोस्ट हुआ था वीडियो, उसके अंदर क्या क्या मास्टर डायरेक्शन थे, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट?
तो एसीयू मैकेनिज्म का प्राइमरी बेनिफिट क्या था, जल्दी से बता दो, एसीयू मैकेनिज्म का प्राइमरी बेनिफिट यहां पे क्या था? एसीयू मैकेनिज्म का प्राइमरी बेनिफिट यहां पे था कि मिनिमाइज किया जाए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, ताकि मल्टीलेटरल नेटिंग सिस्टम यूज किया जा सके, राइट? Which category of bank should immediately notify their stakeholder regarding the implementation of new trade settlement framework AD1? Authorized category dealer 1 banks को यहाँ पे नोटिफाई किया गया था। ये वाला आई थिंक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 साल इसका करेक्ट आंसर है, ये वापस रिपीट हो गया है, ठीक है। ये वाला भी हम कर चुके हैं आरआरबी से रिलेटेड, राइट? एमोर्टाइजेशन रिलेटेड भी हम कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अंडर विच इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर राइट टू यूज असेट एंड लीज लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट। राइट टू यूज, अगर मैंने किसी किसी से लीज पे असेट ले लिए तो राइट टू यूज कहलाएगा। अरे असेट थोड़ी मेरी हो गई, राइट टू यूज है। किराए पे कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो प्रॉपर्टी तुम्हारी थोड़ी हो जाती है, राइट टू यूज दैट प्रॉपर्टी तुम्हारा होता है, राइट? इसको बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज लेसी कर सकता है। कौन सा इंडेस है, कौन सा इंडेस है जिसके बारे में आरबीआई ने भी बताया था अभी रिसेंटली? यहां पे करेक्ट आंसर इज इंडेस 116 लीजेस। अकॉर्डिंग टू आरबीआई सर्कुलर, हाउ आरओयू एसेट शुड बी ट्रीटेड फॉर रेगुलेटरी कैपिटल कैलकुलेशन। आरओयू एसेट को कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो इंक्लूडेड इन द ओन फंड CET1 कैपिटल, टियर 1 कैपिटल। अगर अंडरलाइंग एसेट जो है वो टेंजिबल एसेट है, क्योंकि इनटेंजिबल को तो हम हटा देते हैं इस कैपिटल में से, अगर टेंजिबल एसेट है तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रेगुलेटरी ट्रीटमेंट ऑफ आरओयू? इसके अंदर से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, आरओयू एसेट जो है वो ओन टैंजिबल एसेट के बराबर ही माना जाता है, उतना ही उसको रिस्क वेट दिया जाता है। तो कितना रिस्क वेट दिया जाता है? 100% का रिस्क वेट दिया जाता है। ये भी हमने सर्कुलर वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। ये जो आपका वीडियो है इसमें सर्कुलर्स आ गए, फाइनेंस करंट अफेयर्स आ गए, सेबी की चीजें आ गई, हर चीज का कंबाइंड एक आपका रिविजन है, जो कि आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहा होगा। CEOBSE स्टैंड्स फॉर, तो ये हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में क्या होता है। इट इज क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम एक्सपोजर। कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक्सपोजर को हम क्रेडिट इक्विवेलेंट कर लेते हैं, उसको CEOBSE बोलते हैं। ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द CEOBSE कैलकुलेशन? क्या इंक्लूड करते हैं? बैंक गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट। यही मुझे यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटीज दिख रही हैं, बाकी कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। बहुत सिंपल है, जो गेस भी करेगा उसका भी ये सही हो सकता है। नेट बैंक क्रेडिट इज इक्वल टू, नेट बैंक क्रेडिट कैसे निकलता है? तो हमने देखा कि बैंक क्रेडिट में से रीडिस्काउंटेड बिल्स को अगर हम हटा देते हैं, रीडिस्काउंटेड बिल मतलब कोई कस्टमर बैंक के पास आया, बिल डिस्काउंट करवाने बैंक ने कर दिया, अब बैंक को भी पैसा चाहिए, बैंक ने आरबीआई से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रीडिस्काउंट करवा दिया, ये क्रेडिट नहीं है, इसको लेस कर दो। तो बैंक क्रेडिट में से इसको लेस कर दो तो क्या आ जाएगा? नेट बैंक क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। Which of the following not classified as the priority sector lending category under the Reserve Bank of India circular? तो यहाँ पे कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में नहीं आता? टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता है। ओवरऑल लिमिट क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉर फॉरेन बैंक्स विद 20 और मोर ब्रांचेस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरऑल लिमिट क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की? बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है।
What should be the correct answer here, guys? इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, 40% ऑफ ANBC एंड CEO BSc विचएवर इज हायर। अच्छा, RRBs के लिए क्या टारगेट है? RRBs के लिए यहाँ पे क्या टारगेट है? रीजनल रूरल बैंक्स के लिए यहाँ पे 75% का है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या टारगेट है? व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट फॉर लोन्स अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर? हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, 100 करोड़ का टारगेट है। सही है। स्टार्टअप जो कि MSME की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहे हैं PSL के अंदर, उसका क्या क्राइटेरिया है? 50 करोड़ का है। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस? एजुकेशनल पर्पस जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आ रहा है, 25 लाख का एजुकेशन पर्पस है मैक्सिमम। जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, राइट, उनके लिए क्या लोन लिमिट है? तो 10 लाख से कम वालों के लिए 35 है, हमने देखा था। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ PSL डिक्लेरेशन ऑफ बैंक क्रेडिट टू NBFCs फॉर ऑन लेंडिंग? ऑन लेंडिंग के ऊपर एक लिमिट लगा रखी है, क्या वो लिमिट है? द करेक्ट आंसर हियर इज 5% का कैप लगा हुआ है। टारगेट, सब टारगेट हमने देखे थे। ओवरऑल टारगेट जो थे वो 40 40 75 75 थे, डोमेस्टिक फॉरेन RRB SFB, सो 40 40 75 75 ये टोटल टारगेट है। फिर सब टारगेट भी थे। अगर हम इसकी बात करें कमर्शियल बैंक्स की, तो यहाँ पे 18, फॉरेन पे कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, तो 18 18 18। माइक्रो की बात करें तो 7.5 7.5 7.5। वीकर सेक्शन 12 15 12। RRBs को थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, वीकर सेक्शन को उठाने के लिए 15 दे दिया। और अगर UCBs की बात करें तो टोटल तो उनका 60 है, इसके लिए तो सेपरेट सर्कुलर आया है, आप सभी लोग जानते हैं। माइक्रो के लिए 7.5 ही है जो सबका है, और वीकर सेक्शन के लिए भी 12% है जो कमर्शियल बैंक्स और SFBs का है इन सेम लाइंस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको याद रखने की नीड नहीं है। अगर आप मेजरली एक का भी याद कर सकते हो तो दूसरे का आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, तो बार बार इसको पढ़ो, राइट। तो ये चार्ट फॉर्मेट में यहाँ पे दे भी रखा है मैंने, इसको आप अपनी हैंडराइटिंग में बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने देखा था 100 करोड़ है, राइट। स्टार्टअप्स के लिए एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विस के अंदर 50 करोड़ है। एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग है या एग्रो प्रोसेसिंग है तो 100 करोड़ है। MSMEs के केस में 50 करोड़ स्टार्टअप का है, राइट। और अगर रिपेयर और मेंटेनेंस का और हमने रिन्यूअल का भी पढ़ा था हाउसेस के अंदर, तो वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा IRDAI ने सिक्योर किया है JPY जापानीज येन के अंदर, मतलब $26 बिलियन पर 26 बिलियन का JPY के अंदर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फैसिलिटी फ्रॉम दी SBI टोक्यो ब्रांच, राइट। बेसिकली पर्पस क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पे पर्पस है। IRDA यहाँ पे IREDA बेसिकली डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपना फंडिंग सोर्स को, तो उन्होंने ECB उठाया। आप सभी लोग जानते हैं ECB का अमाउंट डबल हो चुका है, हमने पढ़ा भी था इसी वीडियो के अंदर। बिलो 7% इसकी एक्सपेक्टेशन है कॉस्ट आनी चाहिए, और सपोर्ट करेंगे ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। सेबी ने ईज कर दिए हैं इंट्राडे मॉनिटरिंग रूल्स फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव अमिड दी इंडस्ट्री कंसर्न्स। तो इंट्राडे पोजीशन के अंदर एक्सचेंजेस को, जैसे कि NSE और BSE एक्सचेंज है, उनको अब एटलीस्ट 4 रैंडम स्नैपशॉट्स लेने पड़ेंगे फॉर ट्रेडिंग पोजीशंस डेली विद इन द प्री डिफाइंड लिमिट्स, और इस पे पेनल्टी भी इंट्रोड्यूस करी थी, राइट। तो सेबी ने यहाँ पे क्या किया है? फेस्ड आउट इंप्लीमेंटेशन किया है ताकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स को कोई चैलेंज ना आए। RBI ने एक्सपैंड कर दिया है अपना रेपो ऑपरेशन टू स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। तो अब स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर जो होते हैं वो भी आपके इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे बेसिकली रेपो ट्रांजेक्शन्स के अंदर, राइट। पहले ये नहीं अलाउड था, अभी उनको कर दिया है। अर्लियर उनको यहाँ पे ओवरनाइट लिक्विडिटी के अंदर ही एंगेज किया जाता था एक्सक्लूडिंग दी MSF, पर अब वो VRR ऑक्शंस और इन सब में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे यहाँ पे। सो डेफिनेटली इससे क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं प्राइमरी डीलर क्या होते हैं। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर फाइनेंशियल एंटिटीज जो कि ऑथराइज्ड होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट के अंदर
ये उनको अंडरराइट करते हैं और ट्रेड करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, राइट, उनको भी अब ये अलाउड हो चुका है। सो ये आज का हमारा सेशन खत्म होता है। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। फाइनेंस करंट अफेयर्स हमने करे 150 से 170 के बीच में अप्रोक्सीमेटली, हमने एमसीक्यूज भी यहाँ पे करे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रिवाइज हो गए। ये मिक्सचर था फाइनेंस करंट अफेयर सीरीज का, एमसीक्यू सीरीज का और आपका सर्कुलर की सीरीज का, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। सी यू सून इन सम अदर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।